नमस्कार. ॲग्रोनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपल्या तूर आणि हरभऱ्याच्या बाजाराविषयी सगळ्यांच्या मनामध्ये चिंता होती. कारण आयात मोठ्या प्रमाणात होत होती. त्यातही पिवळ्या वाटाण्याची आयात ही चिंता वाढवणारी होती. परंतु पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीची मुदत म्हणजे शुल्कमुक्त आयातीची मुदत हे आता 28 फेब्रुवारीला संपलेली आहे. मग आता आजपासून नेमकं आयातीविषयीचं धोरण काय? पुढच्या काळामध्ये नेमकं सरकारचं धोरण कसं बदलतंय? आणि या एकूण घडामोडींचा आपल्या तूर आणि हरभऱ्याच्या बाजारावरती कसा परिणाम होऊ शकतो? तूर आणि हरभऱ्याचे बाजार कसे राहू शकतात आपल्या शेतकऱ्यांना पुढच्या 1-1.5 महिन्यामध्ये आणि त्यानंतर म्हणजे एकतर एप्रिल आणि मे नंतर बाजारामध्ये काय घडू शकतं, काय रेट दिसू शकतात, याचाच आढावा आता आपण घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आपल्याला ही सगळी इम्पोर्ट पॉलिसी समजावून सांगण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत शेतीमाल बाजार विश्लेषक दिनेश सोमानी सर. सर, आपका स्वागत है ॲग्रोन में. नमस्कार अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आमंत्रित करने के लिए. वेलकम सर. सर, आता आपण बघितलं की एलओपीस म्हणजे पिवळा वाटाण्याच्या आयातीची मुदत आता 28 फेब्रुवारीला संपली आहे. तर नेमकी आजपासून आयातीवरती शुल्क किती असणार आहे आणि आयात कशी कशी होऊ शकते पुढे? बिल्कुल अनिल, दिसंबर 2023 में इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे. जो 50% इंपोर्ट ड्यूटी थी वो जीरो कर दी थी और इसी के चलते हमने देखा कि 2024 मार्केटिंग ईयर मतलब जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक 30 लाख टन मटर हमने इंपोर्ट किया है. टोटल इंडिया का इंपोर्ट जो पिछले साल था 67 लाख टन था और उसमें से मटर ही 30 लाख टन था, क्योंकि बहुत ही सस्ता मटर हमारे देश में आया और डंप हो गया. 18 लाख 19 लाख टन होता था जो 30 लाख टन हो गया और इसी के चलते प्राइजेज जो है नीचे में 3200 रुपए 3300 रुपए तक बिक गई है. तो अब मुझे लगता है कि रेस्ट्रिक्शन जो हट गया है और अपने यहाँ पर बहुत सब्सटेंशियल माल आ गया, तो आने वाले समय में मटर का इंपोर्ट बहुत ज्यादा कम होगा और प्राइजेस में थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा. लेकिन मैं भी एक बात बता दूं आपको, इतनी जो मात्रा में क्वांटिटी में इंपोर्ट हो चुका है मटर, अभी भी पोर्ट पे 8 से 9 लाख टन मटर है और सब्सटेंशियल अभी कनाडा के पास 10 लाख टन मटर और है एक्सपोर्ट करने के लिए. तो अगर ये जैसा रिस्ट्रिक्शन हट गया है और इसका सर्कुलर एग्जैक्टली अभी आया नहीं है लेकिन आएगा शायद, अगर 50% इंपोर्ट ड्यूटी पर आता है तो आने वाले साल में मटर हमारे यहाँ निश्चित तौर से कम आएगा. कनाडा का जो मटर है वो यूरोपियन यूनियन की तरफ ज्यादा जाने की संभावना बढ़ जाएगी. बिलकुल. आता सर 50% आयात शुल्क आहेत, परंतु सध्या मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस म्हणजे किमान आयात मूल्य हे देखील लागू आहे. 200 रुपये किलो आहे. त्याच्यावर 50% शुल्क आहे. तर याच्यामध्ये सरकार काही बदल करू शकतं का? 200 रुपए एमआईपी इन्होंने रखा था और 50% इंपोर्ट ड्यूटी. मुझे लगता है कि एमआईपी की प्राइसेस कुछ कम होगी या हटा दी जाएगी और इंपोर्ट 50% पे होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. बट अनलेस एंड अनटिल सर्कुलर आता है हम इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते. बिलकुल सर. आता सर आपण बघतोय की एकतर आतापासून पॉलिसी आजपासून पॉलिसी वेगळी राबवली जाते. गव्हर्नमेंट निश्चितच जर भाव वाढले तर आपल्याला मार्केटमध्ये काही वेगळे निर्णय घेताना दिसेल. पुढच्या 8-10 दिवसांमध्ये कदाचित आपल्याला नवीन नोटिफिकेशन दिसेल, नवीन आयातीचे दर दिसतील. परंतु सर आता दुसरीकडे आपल्या शेतकऱ्यांची तूर मोठ्या प्रमाणात बाजारात येते, हरभरा देखील दाखल होतोय. आता पुढच्या महिना दीड महिना आपल्या शेतकऱ्यांचा माल मार्केटमध्ये जास्त असेल, म्हणजे मार्च आणि एप्रिल या 2 महिन्यांमध्ये आपल्या शेतकऱ्यांचा माल जास्त असेल. तर सुरुवातीला प्रश्न हाच आहे की पुढच्या 1-2 महिन्यांमध्ये तूर आणि हरभऱ्याच्या बाजारामध्ये कोणत्या घडामोडी घडू शकतात आणि मार्केट कसं जाऊ शकतं? बिल्कुल अनिल, पहले भी मैंने जैसे कहा था कि तुअर जो है मुझे एक बार 75-76 रुपए लगती है, क्योंकि इसकी फसल बहुत बढ़िया थी और मॉइस्चर नमी काफी अच्छे होने से इसकी ईल्ड भी काफी बढ़कर आई थी. तो ये चलते मुझे लग रहा था कि इसमें करेक्टिव फेज आएगा और एमएसपी के आसपास ही जरूर आएगी. और जैसे अब ये एमएसपी के आसपास आई और जितनी ज्यादा अराइवल्स थी, ये अराइवल्स का मार्केट प्रेशर क्रिएट हो गया है और प्राइसेस अब यहाँ पर स्टेबलाइज हो चुकी है. हमने कर्नाटक में देखा कि गवर्नमेंट ने एमएसपी के ऊपर भी 500 रुपए का बोनस देने का प्रयास किया है. यही स्टेट अगर महाराष्ट्र में भी आती है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहेगा प्राइसेस को और इन लेवल से तुअर में ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. मुझे लगता है कि 7500 की तुअर अब यहाँ स्टेबल हो जाएगी. यहाँ से घटने में 100 रुपया भी नहीं है और बढ़ने में कम से 800 से 1000 रुपए इसमें जरूर आने चाहिए. एक बार 83 से 8500 रेट तुअर के आने वाले 1 से 1.5 महीने में मुझे लगता है कि जरूर आ जाए. सर, ये बिल्टी रेट है या मंडी रेट? ये अकोला बिल्टी रेट की मैं बात करता हूँ, जहाँ पर अभी 7600 के भाव चल रहे हैं, 7650. बिल्कुल, मतलब बिल्टी रेट से मंडी रेट कमी होती है, क्योंकि किसान भाई समझ लेंगे कि आप जो प्राइसेस बता रहे हो हाँ, जो अभी मंडियों में तो दिखाई नहीं दे रही है. तो बिल्टी रेट थोड़ा सा समझा दीजिए कि बिल्टी रेट और मंडी रेट क्या होता है, कि थोड़ा सा उनका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा. बिल्टी रेट में सब कुछ इंक्लूसिव रहता है. ये मोटर गाड़ी के रेट रहते हैं, एक जैसी क्वालिटी आती है और मंडी जैसे उसका रेट नहीं होता, मंडी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं आता है. और मंडी के रेट में वो पाला करके जो किया जाता है वो टाइप का मंडी का रेट होता है. मैं तुअर की जब भी बात करूंगा तो अकोला का रेफरेंस रेट लूंगा बिल्टी का
और मैं चने की बात करूंगा तो मैं दिल्ली और अकोला ये दोनों बाइट ले सकता बिलकुल. आता सर तुम्ही सांगितलं, की पुढच्या 1-1.5 महिन्यामध्ये आपल्याला एक 1000-1,500 रुपयांची कदाचित सुधारणा दिसू शकते बिल्टी रेटमध्ये. मंडी रेट बिल्टी रेटपेक्षा कमीत कमी आपल्याला 500 ते 700 रुपयांनी कमी दिसतात. शेतकरी त्यानुसार आपला अंदाज लावू शकतात. सर मार्च नंतर तूर बाजारामध्ये आपल्याला काय दिसू शकतं? म्हणजे शेतकऱ्यांनी मार्च नंतर थांबावं का? अनिल कैसा था पिछली बार जब हमने बात की तब सब जगह लिक्विडिटी बहुत यूज थी, मतलब आप शेयर बाजार भी देख लो, आप मसाला मार्केट देख लो, सब जगह पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा था। अब वो पैसों के फ्लो में थोड़ी सी कम आई क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर से 16-17% करेक्ट हुआ है, तो मार्केट में जो लिक्विडिटी है कहीं ना कहीं क्रंच जरूर आएगा और इसका हमें प्रभाव जरूर देखने मिलेगा। हर तरफ ये होने को देखला क्योंकि स्टॉकिस कहीं ना कहीं मार्केट से हट जाता है, इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़ जाते तो लोग पीछे हट जाते। तो मुझे लगता है कि जो मेरा टारगेट था कि मैंने 9,000 तक की तुअर धारी थी, मुझे लगता है वो 2500 से ऊपर कहीं रुक जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि मार्च एंड या प्रोबेबली अप्रैल के स्टार्टिंग में हमें एक बार 2500 के रेट तुअर बिल्टी अकोला रेट जरूर देखने मिल सकता है। जी सर. आता सर हरभऱ्याच्या मार्केटमध्ये कशा घडामोडी घडू शकतात? ये जैसा तुअर में मेरा जो प्रेडिक्शन था वो भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरभरे में थोड़ा रेस्ट्रिक्ट इसलिए किया है क्योंकि प्राइसेस मुझे नहीं लग रहा था कि दिल्ली मार्केट भी 6200 या 6000 के नीचे जाएगा, जो अभी करीब करीब 5950 6000 के आसपास चल रहा है। अकोला मार्केट 58 साढ़े 58 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये एमएसपी के आसपास आ चुका है। इस लेवल पर यहाँ पर नाफेड या गवर्नमेंट भी इंटरवेन करके माल परचेस करेगी और जो जिन पाइपलाइन खाली रहेगी पिछले सालों में जो इतनी प्राइसेस बढ़ी थी, लोगों ने अपना माल काफी हल्का किया है, वो भी लोग कहीं ना कहीं उत्सुक रहेंगे इन भाव में माल दोबारा लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि 5700-5800 का चना यहाँ स्टेबलाइज हो जाएगा। एक बार इसमें भी अपने को 6500-6700 के रेट देखने मिलेंगे। पिछले बार मैंने कहा था कि 20% बढ़ेंगे, मतलब 6800 से 7000 के रेट। बट मुझे लगता है कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सुधरती है तो हमें टारगेट रिवाइज करके 6500 तक के चने की टारगेट हम मई एंड में देखने में। सर थोड़े परसेंटेज में बता सकते हैं क्योंकि किसानों को समझ में आसान जाएगा भाई हमारा अभी ये रेट है तो इसमें से कितने परसेंट अभी अगर बढ़ेंगे? 5800 का भाव है तो यहाँ से कम आप 15% की तेजी पकड़ के चले इसमें चना में चने। आणि तुअर मध्ये तुअर मध्ये आपण सेम 15% ही पकड़ लो, 75 इंटू 15 मतलब 750 और 250। हाँ 10 से 15% की तेजी पकड़ सकते हो। हा म्हणजे शेतकरी बंधूंनी बिल्टी रेट आणि मार्केट किंवा मंडी रेट मध्ये याच्यामध्ये जर कन्फ्युजन होत असेल तर आपल्या भागामध्ये सध्या जे भाव आहेत त्याच्यामध्ये 10 ते 15% सुधारणा होऊ शकते, असं सरांनी आता आपल्याला एवढ्यातच त्यांच्या अनालिसिस नुसार सांगितलेलं आहे. आता सर आपण थोडंसं परत इम्पोर्ट कडे येऊयात. हरभऱ्याचं जे म्हणजे फ्री इम्पोर्ट आहे तर तो 31 मार्च पर्यंत असणार आहे. तर हरभऱ्याचा इम्पोर्टचा मार्केटवर नेमका काय इम्पॅक्ट पडू शकतो, कारण याच दिवसांमध्ये आणखीन आपला हरभरा देखील बाजारामध्ये येणार आहे. ये चना जो टूटा है ना अनिल, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट के कारण टूटा है। ऑस्ट्रेलियन का चना क्वालिटी का ठीक आया है और बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट हो गया है। ये जब हुआ है जब हमारे अराइवल जस्ट स्टार्ट होने वाली है, समझ लो 15-20 दिन में हमारे अराइवल स्पीड पर आ जाएगी और ये इंपोर्ट बहुत ज्यादा आ चुका है जिस कारण से प्राइसेस नीचे आई है। सेम केस तुअर में हुई है। तुअर में जब 2004-5 में ट्रैक करता था अनिल, तब करीब मात्र 2 देशों से हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था, एक बर्मा था, एक तंजानिया था। अब हमारे यहाँ तुअर इंपोर्ट होती है कम से कम 9 देशों से। तुअर का अगर 2023-24 का मैं देखूं तो हमारे यहाँ 7.5-8 लाख टन इंपोर्ट हुआ था, जो पिछले साल में 11 लाख टन इंपोर्ट हुआ है। साथ में साथ हमारे यहाँ फसल भी बहुत बढ़कर आई है, तो सब जगहों से प्रेशर एक्ट हो गया है और लिक्विडिटी क्रंच आ गई जिसके प्राइसेस में ये बहुत बड़ा इसमें हमने फेरबदल देखने मिला है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन चना भी अब जितना आना था आ चुका है और ऑस्ट्रेलिया और इंडियन की पैरिटी ऑलमोस्ट सेम आ चुकी है। अब जो कंजम्पशन नेक्स्ट बढ़ेगा वो देसी चने का कंजम्पशन ही ज्यादा आएगा और सामने मुझे लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट और स्टॉकिस्ट की एंट्री अगर होती है तो प्राइसेस में यहाँ से उछाल हमें बिल्कुल देखने मिलेगा, क्योंकि पाइपलाइन अगर हम 2 साल पहले देखते तो 25 लाख 30 लाख टन था नाफेड के पास में, जो मात्र 4 या 5 लाख टन अब रह चुका है। तो उनको भी अपना बफर स्टॉक बढ़ाना है ताकि अच्छे स्टेबलाइज प्राइसेस पर उनको मिल रहा है, एमएसपी के आसपास मिल रहा है, तो खरीद करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में प्राइसेस बढ़ते तो वही मार्केट में सप्लाई करके उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। जी. आता सर आपण सगळा अंदाज दिला, याच्यामध्ये शेतकऱ्यांनी नेमका काय निर्णय घ्यावा, शेतकऱ्यांनी आपले तूर आणि हरभरा विक्रीचं नियोजन कसं करावं? मागच्या वर्षी तुम्ही अंदाज दिला होता, बऱ्याच शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा झाला. या वर्षी नेमकं काय होऊ शकतं, कारण परिस्थिती थोडीशी कॉम्प्लेक्स आहे, संभ्रमाची आहे. बिल्कुल अनिल, मुझे लगता है इस बार बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बुलिश हमें नहीं होना चाहिए। जो कि अपनी फसल होती है, अपने को लगता है इसके बेस्ट प्राइस मिलने चाहिए, लेकिन मार्केट हमेशा चलता है डिमांड और सप्लाई पर। अगर कहाँ पैसों की अगर क्रंच होती है मार्केट में तो इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वेगेंट खर्चे नहीं होते और बहुत ज्यादा हमारे यहाँ डिमांड ऐसे बूस्ट भी नहीं होती है। जब हम देख रहे हैं कि फसल अच्छी है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, डिमांड तो एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 10 से 15% के बीच में कहीं पर भी कुछ आला आता है तो इन दोनों काउंटर में निकलने में समझदारी रहेगी। हमने सोयाबीन में जैसी गलती हुई है हमसे,
कि सोयाबीन में हमारा जो प्रेडिक्शन था कि एमएसपी पे आएगा वो नहीं आ पाया, डिस्पाइट की गवर्नमेंट ने 20 लाख टन खरीदी की है। अब वही खरीदी किया मान लो दोबारा मार्केट में अगर बेचेंगे तो प्राइसेस में बढ़ने के लिए दिक्कत होगी ही होगी। ऐसा चने में तुअर में भी कहीं हो सकता है कि वहां से अगर 10% प्राइसेस बढ़ती है तो गवर्नमेंट दोबारा रिसेल के लिए आ सकती है। तो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहा है, 10% के ऊपर जो भी भाव मिलता है उसमें निकलने का प्रयास करें। बिलकुल. आता सर आपलं तूर आणि हरभऱ्याचं झालं. दुसरी आणखीन एक महत्त्वाची कमोडिटी ती म्हणजे हळद शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये येते. हळदीला मागच्या वर्षी जरा बऱ्यापैकी रेट होता. यंदा पण हळदीला चांगला रेट मिळेल असे अंदाज आधीपासून व्यक्त केले जात आहेत. आता हळद हळद मार्केटचं परिस्थिती म्हणजे एकूणच सप्लायची परिस्थिती थोडीशी क्लिअर होते. तर नेमके आत्ताचे हळद बाजाराचे अंदाज आपण काय सांगू शकतो? यंदाचं उत्पादन, मागणी, पुरवठा आणि रेट की नेमकं शेतकऱ्यांनी कधीपर्यंत थांबावं आणि कधी बाहेर निघावं? बिल्कुल, पिछली बार क्या हुआ था अनिल की 30% सोइंग कम थी, तो प्राइसेस में हमने बड़ा उछाला देखा, 20,400 तक के हमने एनसीडेक्स में प्राइसेस आती हुई देखी थी। नीचे उसका 12,000 का बेस था और वहां से बढ़कर कम से कम 1,000 रुपए की तेजी हमने 800 से 1,000 रुपए तेजी उसमें देखी थी, सॉरी 10,000 रुपए की तेजी देखी थी। अभी इस साल क्या हुआ है, सोइंग 30% बढ़कर है, पर कुछ जगह बता दें कि यील्ड लॉसेस है। तो फसल जो मुझे लगती है कि हल्दी कम से कम 75 लाख बोरी की हल्दी की फसल आएगी। बट इसमें एक सबसे बड़ी बात जो है, पिछले बार कैरी फॉरवर्ड इसमें बहुत ज्यादा था, कम से कम 40 लाख 50 लाख बोरी का कैरी फॉरवर्ड था, जो इस साल मुझे लगता है कि 20 लाख बोरी का ही कैरी फॉरवर्ड रहेगा। अभी जो गल्फ फेस्टिवल हुआ था वहां पर दुबई में, तो वहां पर एक्सपोर्ट के सौदे बहुत अच्छे हुए हैं, मतलब करीब करीब 100 से 150 कंटेनर का व्यापार हुआ है और अच्छी रेट में व्यापार हुआ है। 12,000 के ऊपर के लोग हल्दी खाने में मतलब दिक्कत नहीं करे, तो मुझे लगता है इस लेवल पे प्राइसेस स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। अभी सबसे बड़ा फैक्टर है निजामाबाद में कम से कम 40-50 हजार बोरी की अराइवल आ रही है डेली ऑलमोस्ट, वो एक प्रेशर क्रिएट कर रही है मार्केट में, और वहां पे थोड़ी सी जो डिमांड है, लोग थोड़ा सा कसकर ले रहे हैं कि थोड़ा सा छोटा मार्केट है। उसके बाद में आवक शुरू हो जाएगी हमारी आंध्रा की, तेलंगाना की और मराठवाड़ा की। यहाँ की फसल में अगर थोड़ी सी पोल निकलती तो मुझे लगता है प्राइसेस यहाँ स्टेबलाइज होकर धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून ये 4 महीने पीक सीजन के डिमांड होते हैं हल्दी के हद तक के, और कम से कम 40 से 45 लाख बोरी हल्दी इस सीजन में हमें लगती है। तो मुझे लगता है कि 12,000 का बेस हल्दी मेंटेन करके चलेगा। आने वाले समय में 16,000 16,500 के रेट हमें देखने मिल सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड अगर बढ़कर आती है तो मुझे लगता है कि दोबारा 20,000 के लेवल्स देख सकते हैं, लेकिन अगर ये 11,000 रुपए से नीचे हल्दी जाना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि इस प्राइसेस में वीकनेस और ज्यादा बढ़ गई है, और उस लेवल पे हमें एग्जिट भी करना चाहिए, एक्स्ट्रा ज्यादा तेजी में नहीं रहना चाहिए। सर शेतकऱ्यांनी कसा निर्णय घ्यावा? हळद उत्पादकांनी यंदा काय कसा निर्णय घ्यावा यंदा? मला वाटते एप्रिल पर्यंत वेट केला पाहिजे। अप्रैल तक वेट करने के बाद में इसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मराठवाड़ा की अराइवल्स आ जाएगी, तेलंगाना की अराइवल्स आ जाएगी, और निजाम का भी थोड़ा सा माल वहां पर अराइवल्स आने में थोड़ी सी रुक जाएगी। ऑलमोस्ट वहां पे मुझे लगता है कि 2.5-3 लाख बोरी की अराइवल्स आ चुकी है अभी तक। 2-2.5 लाख बोरी की और अराइवल्स वहां आने के बाद वहां पे थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा, तो मुझे लगता है प्राइसेस में इजाफा होने की संभावना वहां से बढ़ जाएगी। जी सर. आता सरांनी आपल्याला सगळं म्हणजे आपलं महत्वाचे जे तूर, हरभरा आणि हळद हे 3 पिकं आपल्या हातात येणार आहे, आपल्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये असणार आहेत. या 3 पिकांमध्ये पुढच्या काळामध्ये सरकारची धोरणं, एकूणच बाजारभाव आणि शेतकऱ्यांनी नेमका कधी कधी योग्य निर्णय घ्यावा याचा एक अंदाज सरांनी दिलेला आहे. सरांनी आपल्या मार्केटमधलं जे त्यांचं विश्लेषण आणि अंदाजाची जी पद्धत आहे त्याच्यावर आधारित सगळे विश्लेषण केलेलं आहे. सर धन्यवाद. तुम्ही आज आम्हाला वेळ दिला आणि सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली. धन्यवाद अनिल, थैंक यू वेरी मच।